यार सबसे पहली मेन चीज मैंने डिस्कस क्या करी थी कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में। तो मेरे को फटाफट रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी के टर्म्स में बता दो, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स इनमें क्या क्या डिफरेंस है। सर जैसे कंडक्टर कंडक्ट हाँ, की कंडक्टिविटी हाई होती है और रेजिस्टिविटी लो होती है। वेरी गुड। हमारे कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ही लो होती है, 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻8 ओम मीटर तक। वेरेस अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं तो इंसुलेटर्स के साथ क्या होता है, सर हाई रेजिस्टिविटी होती है वेरस लो बहुत ही हाई कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻+8 के टर्म्स में होती है। वेरेस सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, तो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी किसके बीच में होती है, इन इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में होती है। तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज 10⁻5 से लेके 10⁻0 तक। भैया यहां तक कोई डाउट था? नो सर। बढ़िया। अब यार मैंने आपको बताया था कि मेन क्या डिसएडवांटेज है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स वगैरह में। इंसुलेटर्स तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर जो चार्जेस का बॉन्ड बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है, चार्जेस फ्री है ही नहीं। और अगर चार्जेस फ्री है ही नहीं तो हमारा इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं कर सकता। वेरस कंडक्टर्स के अंदर दिक्कत क्या है, कंडक्टर्स के अंदर दिक्कत यह है कि जो भी चार्जेस आपके फ्री हैं वो सारे के सारे चार्जेस मूव करेंगे। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कंडक्टर्स के अंदर हमारे पास कंट्रोल्ड फ्लो नहीं है। क्या सबको ये वर्ड समझ में आ रहा है, कंट्रोल्ड फ्लो? यस सर। यार देखो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चार्जेस तो मूव करें लेकिन चार्जेस एक कंट्रोल्ड मैनर में फ्लो करें। मतलब अगर मैं चाहता हूं चार्जेस कम फ्लो करें तो कम फ्लो करने चाहिए, मैं चाहता हूं अगर चार्जेस ज्यादा फ्लो करें तो ज्यादा फ्लो करने चाहिए। मतलब उनका कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। लेकिन कंडक्टर्स के अंदर ये दिक्कत है कि उनके पास कंट्रोल्ड फ्लो नहीं है। मेरे जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे मूव करेंगे, सो देर इज नो कंट्रोल्ड फ्लो। हालांकि ज्यादा चार्जेस फ्री किस में होंगे, डेफिनेटली कंडक्टर्स में ही होंगे इन कंपैरिजन टू सेमीकंडक्टर्स, लेकिन बस कंट्रोल्ड फ्लो नहीं है। और मैंने दूसरा डिसएडवांटेज भी बताया था कि हमारे कंडक्टर्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कैसा होता है, सर हाई होता है। वो पॉजिटिव होता है। मेन बात तो ये है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि यार जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इसकी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, वो इंक्रीज हो जाता है। वेरस यही एडवांटेज हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के लिए है। सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या एडवांटेज है भैया, एक तो इसमें हम कंट्रोल्ड फ्लो कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल्ड फ्लो कर सकते हैं, पूरा चैप्टर उसी के बेसिस पे है। और साथ के साथ इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कि इधर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज करेगा, तो ये एक अच्छी बात है। डन डना डन, बढ़ते चले आगे। यस सर। बढ़िया। अब सेमीकंडक्टर्स मैंने इतना भी बता दिया था कि सेमीकंडक्टर्स बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। जैसे सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स एलिमेंटल है, एलिमेंट्स वाले। तो एलिमेंट सेमीकंडक्टर के एग्जांपल दो जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मैंने लास्ट सर क्लास में बताया था। सिलिकॉन जर्मेनियम। वेरी गुड, सिलिकॉन और जेरेमेनियम। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सेमीकंडक्टर्स की यूजली जो वैलेंसी है वो 4 होती है। तो इसलिए सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे अच्छे सेमीकंडक्टर्स हैं क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो 4 है। जैसे क्या आपको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता है, 14। और जर्मेनियम का नहीं पता, चलो भैया 32। इसके बाद हमारे पास आते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स मतलब हमने दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से सेमीकंडक्टर बनाया है। इसमें भी हमारे पास दो टाइप के आएंगे, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। यहां तक की डिस्कशन हो गई थी, इसमें ज्यादा डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है। हमें मेन डिस्कस करना है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। लेकिन फिर मैंने बोला था एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स भी हमारे पास दो टाइप के हैं। कौन से दो टाइप के हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, अब यहां से मेन डिस्कशन स्टार्ट करो, बताओ। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। भाई वेरी गुड। एलिमेंटल के अंदर भी हमारे पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स आएंगे। एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत तो हमने कर ही लिया था, फिर से देख लेते हैं। भाई सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है एक तरीके का प्योर सेमीकंडक्टर। इसकी प्योरिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। प्योरिटी हाई होने का मतलब क्या है कि भैया इसके अंदर हम कोई डोपेंट्स या कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं कर रहे। सारे के सारे एटम्स हमारे पास होस्ट एटम्स ही है। होस्ट एटम्स का मतलब कि भैया सारे के सारे एटम्स या तो सिलिकॉन के ही होंगे या किसके होंगे, सारे के सारे जर्मेनियम के ही होंगे।
तो मैंने आपको इसका वैलेंस बॉन्ड मॉडल आपको बता दिया था, एक बार फटाफट चेक कर लो आपको ये चीजें याद हैं या नहीं। वैलेंस बॉन्ड मॉडल मैंने आपको बताया था कि अगर हम सिलिकॉन का एक लैटिस स्ट्रक्चर क्रिएट करें तो हमें दिखता है कि हर एक सिलिकॉन का एटम दूसरे सिलिकॉन के एटम के साथ, एडजेसेंट सिलिकॉन एटम के साथ शेयरिंग कर रहा है। किस तरीके से शेयरिंग कर रहा है? ये आपस में बॉन्ड्स बना रहा है कि ये अपना हर एक इलेक्ट्रॉन नियरिंग एटम्स के साथ शेयर कर रहा है। भाई रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा हमारा जो बीच वाला सिलिकॉन एटम है, एक तरीके से कह सकते हो कि ये टेट्राहेड्रली पैक्ड है। टेट्राहेड्रली पैक्ड मतलब इधर से भी पैक्ड, ऊपर और नीचे से भी पैक्ड, ये हर जगह से शेयरिंग कर रहा है। तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड वाले सिलिकॉन एटम को, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले को, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले को। सेम यहां पे भी इसी वाले इलेक्ट्रॉन ने सिलिकॉन ने किया होगा। इस तरीके से हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो यार इसमें अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहा है तो मेरे को बताओ अभी इसमें नंबर ऑफ फ्री होल्स कितने हैं? 0। 0। अभी कोई फ्री होल्स नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगा, इस सेमीकंडक्टर्स को कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दूंगा। जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दूंगा, भैया इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। इनके बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं बाहर निकल के फ्री हो जाएगा। अब ये हमारे पास एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गया। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मतलब अब ये फ्री है सेमीकंडक्टर्स के अंदर घूमने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो भैया यहाँ पे इसने एक वैकेंसी क्रिएट करी होगी। वैकेंसी क्रिएट क्यों करी है? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की शेयरिंग चल रही थी, तो वैकेंसी क्रिएट हो गई। और ये वैकेंसी हमारा क्या कहलाती है? होल्स होल्स कहलाती है। भैया बहुत बढ़िया। और ये होल्स किसकी तरह एक्ट करता है? एज अ पॉजिटिव चार्ज। एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हमें पता कैसे चला कि ये होल एज अ पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है? सर क्योंकि जब हमने 2 अपोजिट प्लेट्स लगाई थी तो ये अपोजिटली मूव कर रहे थे, भाई होल्स वेरी एंड गुड। इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज याद रखना कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ही हमारे होल्स मूवमेंट शो करेंगे। जब तक मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा तब तक ये होल्स हमारे मूवमेंट नहीं करते। तो हमें लगता है कि करंट सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड देना शुरू कर देते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही मूव करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हमारा होल एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो टोटल करंट होगा वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, तो टोटल करंट दोनों चार्ज कैरियर की वजह से प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और किसकी वजह से? होल्स की वजह से भी। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर मैंने जितने इलेक्ट्रॉन फ्री किए हैं उतने ही होल्स भी जनरेट हुए हैं। क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो रही है? यस सर। तो इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स। यहां तक चेक कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नोट डाउन नहीं किया था लास्ट क्लास में तो नोट डाउन कर लो। सर डन। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन एक्सट्रिंसिक के अंदर हम कर क्या रहे हैं? एक्सट्रिंसिक के अंदर मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, इंप्योरिटीज। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था इंप्योरिटीज ऐड करने का कोई एक तरीका है। क्या तरीका है? सबसे पहले जो आपका फॉरेन एटम मतलब इंप्योरिटी एटम जो होना चाहिए, उसका जो साइज होना चाहिए वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिलिकॉन या जर्मेनियम के साइज के जितना होना चाहिए, मतलब होस्ट एटम के साइज के बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि वो उसके लैटिस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करे, वो इजीली फिट हो जाए। और दूसरा कि जो ये इंप्योरिटीज ऐड होनी चाहिए, क्या ये बहुत ज्यादा ऐड होनी चाहिए या बहुत कम ऐड होनी चाहिए? बहुत कम। याद रखना ये बहुत ही कम ऐड होनी चाहिए, वेरी लेस इंप्योरिटीज। भैया कितनी लेस इंप्योरिटीज? ऑलमोस्ट ये कह लो 1 in ppm, मतलब 1 part per million। इतनी छोटी इंप्योरिटीज ऐड होनी चाहिए। और इंप्योरिटीज जो हम ऐड कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसका जो साइज होना चाहिए, इंप्योरिटी का साइज यहां लिख देता हूं। हमारे जो इंप्योरिटी का साइज होना चाहिए वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होस्ट एटम के साइज के बराबर होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि होस्ट एटम की वैलेंसी कितनी होती है? 4। होस्ट एटम की वैलेंसी 4 होती है। तो जो मेरा इंप्योरिटी एटम होगा, फॉरेन एटम होगा, उसकी वैलेंसी इसके आसपास होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए भैया इसकी वैलेंसी? या 3 तो या 3 5। या तो 5। लेकिन अगर मैं वैलेंसी 3 वाले एटम को ऐड करूंगा
तो मेरे पास एक अलग टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अगर मैं वैलेंसी 5 वाले को ऐड करूंगा तो मेरे पास एक अलग टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो उसी के बेसिस पे ये फिर से क्लासिफाई होगा दो अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स में। कौन से दो अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स में? ये क्लासिफाई होगा एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के अंदर हम कौन सी वैलेंसी को ऐड करेंगे? 5। 5। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे। एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया था लास्ट क्लास में। एग्जाम्पल क्या क्या है जिनकी इंप्योरिटी 5 है? फास्फोरस। एक तो आर्सेनिक, आर्सेनिक था और फॉस्फोरस। फोस्फोरस। सिमिलरली जब हम वैलेंसी 3 वाले को ऐड करेंगे इंप्योरिटीज को, तो हमारे पास एक और टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड होगी, जैसे एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड बोरॉन। भैया चेक करो, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो आओ अब इनका वैलेंस मॉडल पढ़ते हैं। यहीं पे हमारी क्लास अटक गई थी, तो पढ़ते हैं वैलेंस मॉडल फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। भैया ध्यान दो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया अपने एन टाइप के लिए। मैंने कहा एन टाइप के अंदर हम एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, मतलब आप ले सकते हो आर्सेनिक। तो अब की बार क्या हो रहा है, बीच में है आर्सेनिक और इसके सारे नेबरिंग एटम्स हमारे पास है भैया सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। अब नेबरिंग एटम सिलिकॉन के साथ क्या कर रहा है, ये बॉन्ड शेयरिंग कर रहा है, जैसे पहले इंट्रिंसिक के अंदर हो रहा था, यहां पे चल रही है बॉन्ड शेयरिंग। जब ये बॉन्ड शेयरिंग चल रही है तो भैया आर्सेनिक के पास तो वैलेंसी 5 है, तो ये क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो ये डोनेट कर देगा, एक तरीके से शेयरिंग में इन्वॉल्व कर देगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बिल्कुल खाली है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खाली बैठा रहेगा। वो इंतजार करेगा कि कोई या तो उसके साथ बॉन्ड शेयर कर ले, या फिर कोई एक होल मिल जाए इसको, ताकि ये उस होल को रिफिल कर ले। क्या सबको ये बात भी क्लियर हो रही है? यस सर। डन। तो ये इलेक्ट्रॉन भैया खाली बैठा है, ये बस इंतजार कर रहा है कि या तो भैया कोई बॉन्ड बना ले या कोई होल के साथ ये रिकम्बिनेशन कर ले। तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल, ये ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी ही एनर्जी दी, हमने बहुत थोड़ी सी एनर्जी दी और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया। तो भैया अब मैंने देखा कि मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वेरेस वैकेंसी कम है। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक सिंगल डायग्राम ड्रॉ करके दिया। मैं क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। अगर मैं क्रिस्टलाइन लैटिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो मतलब उसमें एक दो एटम नहीं होंगे, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर उसके अंदर एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो कह सकता हूं ना कि उसके अंदर एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और होल्स की कम होगी, वैकेंसी कम होगी। तो इधर हम कह सकते हैं कि इधर मेजॉरिटी में कौन है, इधर फ्री मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। में इलेक्ट्रॉन्स है। भैया चेक करके बताओ क्या इसमें कोई डाउट है? नो सर। डन। तो यार इसके अंदर ऐसा नहीं है कि करंट होल्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, करंट अभी भी होल्स ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में कौन है, ज्यादा करंट की वैल्यू किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अब भैया आर्सेनिक क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही डोनेट करके चल रहा है। वो एक इलेक्ट्रॉन को अगर पहले से ही डोनेट करके चल रहा है तो इस एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम डोनर्स भी कह सकते हैं। डोनर्स क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है पहले से ही। तो अब हम बार बार ये वैलेंस बॉन्ड मॉडल नहीं बनाएंगे एन टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम क्या करेंगे, हम कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाएंगे जब भी मैं बात करूंगा एन टाइप सेमीकंडक्टर की। मैं डोनर इंप्योरिटीज मतलब डोनर बनाऊंगा। डोनर कैसे, मैं लिखूंगा भैया डोनर बन करने के बाद ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया होगा, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने डोनेट किया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इस टाइप का हम एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। भैया चेक कर लो कोई इसमें डाउट है? नो सर। ये पॉजिटिव आयन है, याद रखना, जब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होगा तो ये पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया होगा। और जो ये येलो डॉट में ड्रॉ कर रहा हूं, इट इंडिकेट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारे पास डोनर एटम्स। डोनर एटम्स पहले यहां तक चेक करके देख लो, कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ता हूं। डन सर। डन सर। Done? बहुत बढ़िया। अब एक चीज का ध्यान दो, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि यार यहाँ पे जो ये वैकेंसी फिल हुई है, अब ऐसा नहीं है कि एक ही एटम था, ऊपर बहुत सारे एटम्स हैं, उनके भी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो जब उनके भी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो जैसे जैसे होल्स क्रिएट होते जाएगा, उसी वक्त क्या होगा, उसी वक्त कोई ना कोई और इलेक्ट्रॉन इस होल के अंदर जंप कर जाएगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, फिर एक जगह वैकेंसी क्रिएट होगी।
मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रहा है, रिपीट कर रहा हूं क्या हो रहा है। भाई मैंने कहा कि सपोज यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया था और यहाँ पे नीचे कोई ना कोई एक बॉन्ड बन रहा होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही है। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है इसका सबसे पहले टारगेट क्या होगा, इसका सबसे पहला काम क्या होगा, इसका सबसे पहला काम होगा इस वैकेंसी को फिल करना। लेकिन जैसे इसने इस वैकेंसी को फिल किया होगा यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी। फिर से क्या होगा, जो नीचे वाला बॉन्ड है ये भी ब्रेक हुआ होगा तो इसका भी टारगेट क्या होगा, सबसे पहले इस वैकेंसी को फिल करना काम होगा और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हम इस प्रोसेस से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया जिस हिसाब से, मतलब रेट ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब जिस रेट से हमारे चार्जेस फ्री हो रहे हैं, होल्स क्रिएट हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, उसी रेट से डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। डिस्ट्रक्शन मतलब जिस रेट से होल्स क्रिएट हो रहे हैं उसी सेम रेट से होल्स फिल भी हो रहे हैं। तो जैसे होल क्रिएट हुआ वैसे ही फिल भी हुआ, फिर क्रिएट हुआ फिर फिल हुआ, दोनों का रेट बिल्कुल बराबर चलेगा। ऐसा नहीं है कि होल क्रिएट हुए तो होल ये थोड़े टाइम के लिए बने रहेंगे और इलेक्ट्रॉन बाद में आके जंप करेगा, नहीं, ये बिल्कुल इंस्टेंट प्रोसेस है। जैसे होल क्रिएट हुआ वैसे ही वो फिल भी हो जाएगा। तो रेट ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई है? यस सर। डन। अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज की। अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेज की बात करेंगे तो भैया मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ये कॉम्बिनेशन है, रेट ऑफ कॉम्बिनेशन है, ये किस पे डिपेंड करेगा? भैया डेफिनेटली ये चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। चार्ज डेंसिटी पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी जल्दी जल्दी ये कॉम्बिनेशन और उतनी जल्दी जल्दी ये डिस्ट्रक्शन होता रहेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स। पहले इस इक्वेशन 1 को चेक करके देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। डन। तो मेरे को एक चीज बता दो, इस पे क्वेश्चन ऐसे थ्योरेटिकल आ जाता है कि कंडक्टर्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन का रेट ज्यादा होगा या कम होगा? भैया कोई आंसर नहीं। कंडक्टर्स के लिए ये जो कॉम्बिनेशन का रेट है ये ज्यादा होगा या कम होगा? सर कम होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर चार्ज डेंसिटी कम होती है, इंसुलेटर के अंदर तो चार्ज डेंसिटी होती ही नहीं। चार्ज डेंसिटी के मतलब हम किस चीज की बात कर रहे हैं? फ्री चार्जेस की बात कर रहे हैं। तो यार याद रखना, इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज डेंसिटी। तो जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, कॉम्बिनेशन ज्यादा। अब हम क्या बात कर रहे हैं यार, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होते हैं। तो हम इंट्रिंसिक के लिए ये चीज कह सकते हैं, भाई ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा भी। इंट्रिंसिक के लिए हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल है, तो हम इसको Ni से डिनोट कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा कॉम्बिनेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन Ni स्क्वेयर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इसको मतलब एक इक्वेट वो लगा दो, कांस्टेंट लगा दो, तो हमारे पास आ जाएगा कि रेट ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू आर, एक कांस्टेंट है, Rni स्क्वेयर। जहां पे ये आर क्या होगा? ये आर होगा कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रेट का। इस इक्वेशन को चेक करके देख लो पहले, इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो। लेकिन ये मैंने जो इक्वेशन लिखी है ये इंट्रिंसिक के लिए लिखी है। अगर यही इक्वेशन मैं आपसे एक्सट्रिंसिक के लिए पूछूं तो भैया एक्सट्रिंसिक के अंदर ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो उस केस में मैं लिखूंगा कि कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू आर NeNH। कोई एक मेजोरिटी में होगा, कोई एक माइनॉरिटी में होगा। यहां तक चेक करके देख लो और फाइनल बता दो मेरे को। डन सर। डन। डन सर। बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया फिर से। तो यार इधर मेरे को क्या दिख रहा है कि इधर भी कॉम्बिनेशन होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और होल्स कम है, लेकिन अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन का जो रेट है वो सेम आएगा। बस ये चीज ध्यान दे दिया। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप के अंदर मैंने आपको बता ही दिया कि भैया हमारे पास ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज होती है जिनकी वैलेंसी होती है 3। तो इधर ले लो बीच में आप एल्यूमिनियम, और ये चारों तरफ से बॉन्डेड है विद द सिलिकॉन एटम्स।
अब भैया सिलिकॉन एटम से चारों तरफ बॉन्डेड है तो वो तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम के पास तो भैया सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने यहां दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर दे दिया सपोज, और एक इलेक्ट्रॉन इसने नीचे दे दिया, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि साथ वाला सिलिकॉन एटम तो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिकली एक होल पहले से ही होगा। तो अगर मेरे पास एक होल पहले से ही है, सपोज मैंने बॉन्ड्स बनाए, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दी और थर्मल एनर्जी दी, बॉन्ड ब्रेक कराया, तो उस केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने फ्री किया एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन वैकेंसी कितनी है हमारे पास, 2। हमारे पास वैकेंसी 2 है। तो इधर मैं कहूंगा भैया हमारे पास नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इधर वैकेंसी ज्यादा है। अब जो ये वैकेंसी है इसका नेचर क्या है, भैया वैकेंसी का नेचर ये है कि भैया जल्दी से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए और मेरे को फिल कर दे। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर रहा अब की बार इसका नेचर क्या है, अब की बार इसका एक्सेप्ट। नेचर एक्सेप्ट करने का है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं, हम एक्सेप्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि भैया इसका नेचर डोनेट करने का नहीं है। और अगर ये एक्सेप्टर है तो इस केस में ये एक नेगेटिव आयंस की तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं इसका एक फिर से डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं, जनरल डायग्राम टू रिप्रेजेंट दी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव आयंस बनाना पड़ेगा विद अ होल, कि भैया इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है, तो ये नेगेटिव आयंस की तरह ट्रीट करेगा, एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज की तरह ट्रीट करेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या तो बता दो। नो सर। डन। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन भी दे दूं। यस सर। चलो भैया ट्राई करना। जैसे मैंने बोल दिया इक्वेशन अल्टीमेटली यही लगानी है। अगर मैं आपको दे रहा हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो आर कॉम्बिनेशन आर इक्वल्स टू एन आई स्क्वेयर, और अगर मैं एक्सट्रिंसिक दे रहा हूं तो उसमें आर एन ई एन एच, किसी एक की वैल्यू ज्यादा होगी तो किसी एक की वैल्यू कम होगी, लेकिन अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन का जो रेट है, चाहे वो इंट्रिंसिक के लिए क्यों ना हो, चाहे वो एक्सट्रिंसिक के लिए क्यों ना हो, वो हमेशा सेम ही आना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी है इक्विलिब्रियम स्टेज की। तो आ जाओ भैया ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जो आया हुआ क्वेश्चन है। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर्स है जिसके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल होल्स है, ठीक है, और हमें इसकी कंसंट्रेशन गिवन है। कितनी कंसंट्रेशन गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब। ये हमें चार्ज कंसंट्रेशन गिवन है। पहले यहां तक चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। भैया हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एन इक्वल्स टू एन एच, चार्ज कंसंट्रेशन गिवन है 6 × 10⁸ हमने इसको डोपिंग किया, और इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो हमने इंक्रीज करा दी, और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हो गई है 9 × 10⁻12 पर मीटर क्यूब। आपको क्या क्या बताना है, फर्स्ट पार्ट आपको बताना है कि भैया ये जो ये न्यू सेमीकंडक्टर बना है ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, और दूसरी चीज आपको क्या बताना है, न्यू होल कंसंट्रेशन, कि होल की कंसंट्रेशन कितनी होगी। चलो चेक करो। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं भैया, मैंने क्वेश्चन में कहा है कि पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, चार्ज डेंसिटी गिवन है, फिर हमने डोपिंग करी, डोपिंग करने के बाद हमने इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करा दी है, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी गिवन है। तो मेरे को बताना है ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और न्यू होल कंसंट्रेशन कितना होगा, मतलब इसमें होल की डेंसिटी कितनी आएगी अब।
भाई सब रिप्लाई दो। वेरी गुड तन्वी, आपका आंसर बिल्कुल सही है यार। प्रशांत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इसको वही कर दो। क्षितिज सेकंड पार्ट का आंसर सही है, फर्स्ट पार्ट का आंसर गलत है। अब तो हमने डोपिंग कर दी ना, तो डोपिंग करने के बाद ये इंट्रिंसिक नहीं रहेगा। चलो भाई, मैंने कहा कि भैया हमने इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करी है। मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अगर मैंने इंक्रीज करी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से, तो भैया ये किस टाइप के सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा? ये N type. हमारा एन टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट था कि हमें न्यू होल कंसंट्रेशन लगाना है। तो मैंने बोला यार हमारा कॉम्बिनेशन का जो रेट है वो सेम रहता है, इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो। तो आपको सीधे सीधे क्या लगाना था, आर एन आई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर एन ई एन एच। ये कांस्टेंट है, ये कट गया। एन आई की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 6 × 10⁸ इसका स्क्वायर करना है। एन ई की वैल्यू आपको गिवन है 9 × 10⁻12। हमें बस वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें एन एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया एन एच की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो। 4 × 10⁻4. वेरी गुड। इस टाइप का सिंपल सादा क्वेश्चन। Done, sir. डन डन डन। चलो भैया, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। याद रखो ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स वगैरह के लिए। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी गैप भी कह सकते हो। एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप, जो आपका मन करे वो कहो। अब यार देखो, इसकी वैसे तो बहुत ज्यादा प्रॉपर डिटेलिंग है, मैं प्रॉपर डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, हमें कॉम्पिटिटिव लेवल और बोर्ड एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ना है। तो मैं बस आपको मेन कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बस मेन कॉन्सेप्ट समझो। भाई आप सबने एटम्स चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा होगा स्कूल वगैरह में। सबको बोर्स एटॉमिक मॉडल पता है? Yes, sir. Yes, sir. मेरे को बताओ, बोर्स एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है, या एक No, स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही घूम सकता है? the specific orbit. बिल्कुल, यही डिफरेंस था रदरफोर्ड का और यही डिफरेंस था बोर्स एटॉमिक मॉडल का। भाई रदरफोर्ड ने क्या कहा कि हमारे इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, लेकिन फिर बोर्स ने इस पे आर्ग्यू किया। बोर्स ने कहा नहीं, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम सकते, तो फिर जो हमारे पास एक एनर्जी डायग्राम आता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की तरह आता, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की तरह। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने एक एटम के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ किया। भैया आपने ये पढ़ रखा होगा, देखो जैसे इस तरीके से समझाता हूं कि ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड मेरे को पता है स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो अगर स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ एक एनर्जी कैरी करेगा, और इसलिए हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल आएंगे। डिस्क्रीट का मतलब आप समझ रहे हो? नहीं भाई, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें मेरे को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। यार डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि हमारे जो हर एक ऑर्बिट है, हर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। स्पेसिफिक एनर्जी होगी तो हर एक एनर्जी एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट करेगी। तो ये एनर्जी के बीच में गैप होगा, ये एनर्जी के बीच में गैप होगा। गैप क्यों होगा? क्योंकि ये जो एनर्जी एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये हर एक ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगी। अब भैया जिस इलेक्ट्रॉन के पास ये वाली एनर्जी होगी वो उसी ऑर्बिट में घूम सकता है। जैसे बिल्कुल प्लैनेटरी मोशन ऑफ द अर्थ। भैया हमारा अर्थ हर एक रैंडम ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, हमारे अर्थ के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह। तो जितनी एनर्जी हमारी अर्थ की है वो उस ऑर्बिट से रिलेट होगी, और जिस ऑर्बिट में वो एनर्जी मैच करेगी, अर्थ उसी ऑर्बिट में रोटेट कर सकता है। तो यही चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ भी है। भैया जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस ऑर्बिट की एनर्जी से मैच करेगी, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, किसी और ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। तो मैं कह सकता हूं कि हर एक ऑर्बिट के लिए एक एनर्जी लाइन होगी। ये एनर्जी लाइंस के बीच में गैप है, प्रॉपर स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। चेक करो पहले, यहां तक की बात क्लियर हुई? Yes, sir. बहुत बढ़िया, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। और आपने यही पढ़ रखा होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जब इस एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चले जाता है, तो वो वापस अपने एनर्जी लेवल में आना चाहता है, और उस टाइम पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट आउट करता है। लेमन सीरीज, बेलमर सीरीज, पी फंड सीरीज, ये सब आपने पढ़ रखा होगा, Yes, इतने sir. डिटेलिंग में नहीं जाना। लेकिन यार हमने क्या देखा, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जो बन रहे हैं, ये तो सिर्फ तब बन रहे हैं जब मेरे पास एटम कैसा है,
जब मेरे पास आइसोलेटेड एटम है। लेकिन जब मैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूं, लैटिस स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो उसके अंदर मेरे पास एक एटम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे एटम्स हैं जो पास आते जा रहे हैं। जब मेरे बहुत सारे एटम्स पास आते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे जो ये वैलेंस शेल है ना, वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस शेल है, वो आपस में इंटरेक्ट, कुछ ना कुछ एक दूसरे पे इंपैक्ट डालने लगेगा। जब वो एक दूसरे पे इंपैक्ट डालने लगेगा, तो हमने क्या देखा कि जब मैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहा हूं, सपोज इस टाइप का मैंने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना दिया, तो उस केस में ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स नहीं आ रहे हैं। उस केस में है ना, मेरे पास ऐसे बहुत क्लोज एनर्जी लेवल्स आ रहे हैं, बहुत क्लोज, इस तरीके से। फिर बीच में गैप आया, फिर इस तरीके से हो गया। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला कि भैया एनर्जी एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में स्प्लिट हो गई है, एनर्जी एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में स्प्लिट हो गई है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ ग्रुप बना रही है। तो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इस ग्रुप को हम कहेंगे एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड की डेफिनेशन क्या हो गई कि हमारे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स आ गए जिनके बीच में स्पेस बहुत कम है, और ये एक प्रॉपर ग्रुप की तरह फॉर्म हो रहे हैं। सो वन ग्रुप इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड। क्या ये वाली बात समझ में आई है? यस सर। अब मैं इसको बस एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, एक्चुअल वो रीजन नहीं है, एग्जांपल से बता रहा हूँ कैसे इसको इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन ये कर लो, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मतलब एक व्हाइट लाइट, जैसे मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ाया हुआ है कि एक व्हाइट लाइट है। तो अगर एक सिंगल व्हाइट लाइट है तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, लेकिन जैसे ही मैं इसको प्रिज्म से पास कर रहा हूं, तो हमें पता है ये व्हाइट लाइट किसमें स्प्लिट हो जाती है, 7 7 कलर्स कलर। में। तो मतलब ये एक ग्रुप बना लेती है, 7 कलर्स का ग्रुप बना लेती है, और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इधर भी वही है, जो ये ग्रुप बनेगा इसको मैं एनर्जी बैंड या एनर्जी स्पेक्ट्रम कहूंगा। डन सर। अब हमारे पास जो ये एनर्जी बैंड्स बन रहे हैं ना, इनका नाम है कुछ ना कुछ। क्या नाम है इनका? भैया जो मेरे पास नीचे वाला एनर्जी बैंड बनेगा, इसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड। मतलब जो मेरे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इस वैलेंस बैंड में होंगे। वैलेंस बैंड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अभी भी एटम से बाउंडेड है। ये चीज याद रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स? ये बताओ। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो एटम्स के बाहर है, और वैलेंस है वो अभी भी उसके शेल में ही है। वेरी गुड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो वही करेगा, लेकिन अभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री नहीं है, अभी वो एटम से बाउंडेड है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि जो पहले वो वैलेंस शेल में थे, अब वो वैलेंस शेल से बाहर आ गए हैं, अब वो मेटल सरफेस के अंदर फ्रीली घूम सकते हैं, अब वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपनी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए वैलेंस बैंड का मतलब है वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस, वेरस ऊपर वाला बैंड हमारे पास क्या बनेगा, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के अंदर चार्जेस सिर्फ तब आएंगे जब मैं उनको वैलेंस बैंड से फ्री कर दूंगा। और आपको ये तो पता ही होगा कि वैलेंस बैंड से चार्जेस को फ्री करने के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और उस एनर्जी को क्या कहते हैं? सर फर्मी एनर्जी। और एक और प्रॉपर टेक्निकल टर्म है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन? अरे सर भाई, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन देखो, चलो आप कंफ्यूज। वर्क फंक्शन का मतलब होता है मेटल सरफेस से ही बाहर निकालना। मैं मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकाल रहा, मैं तो सिर्फ वैलेंस शेल से बाहर निकाल के मेटल के अंदर ही घुमा रहा हूं उसे। तो भैया इसका वो कहलाता है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम डिनोट करेंगे ईजी से। तो सारा खेल इस एनर्जी गैप का ही है, जो हमें अलग अलग मटेरियल्स में क्लासिफाई कर रहा है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमीकंडक्टर है, और कौन सा इंट्रिंसिक है, कौन सा इंट्रिंसिक है। सब कुछ इस एनर्जी गैप पे डिसाइड होगा। तो अब हमें इसी एनर्जी गैप के बारे में पढ़ना है। तो आ जाओ, अब शुरू कर देते हैं। जो बोर्ड एग्जाम में, जैसे मैंने कहा, ये डेफिनेटली आता ही आता है। सबसे पहले बात करेंगे कंडक्टर्स की। यार कंडक्टर्स के अंदर जो ये मेरा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, ये बहुत ही छोटा गैप होता है, वेरी स्मॉल गैप। वेरस कुछ कंडक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर ये गैप होता ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो देखो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप ऊपर वाले को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लो, इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि भैया ये मैं कंडक्शन बैंड की बात कर रहा हूँ। और ये आप इस तरीके से थोड़ी सी टिल्टेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि भैया ये मैं वैलेंस बैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कंडक्टर्स के अंदर ये बहुत ही स्मॉल गैप होता है। या तो
कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर ये गैप ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब क्या है कि इसको है ना रूम टेम्परेचर पे ही इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस से फ्री होके कंडक्शन में चले जाएगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. तो जैसे एग्जांपल क्या दे सकते हो, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ रखा है भैया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 9th में पढ़ लिया था। मैग्नीशियम, जिंक, ये सब कुछ ऐसे हैं जो हाईली एक्टिव है, रिएक्टिव है, कि ये इंस्टेंटली रूम टेम्परेचर पे ही चार्जेस को फ्री करके वैलेंस से कंडक्शन में पहुंचा देंगे। ये बात हो गई कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स। वेयरएज अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, तो भैया इंसुलेटर्स के अंदर ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ये इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जनरली हम छोटी सी एनर्जी प्रोवाइड करके इनके बॉन्ड्स को तोड़ नहीं पाते, और अगर हम इनके बॉन्ड्स को तोड़ नहीं पाते तो हमारे पास चार्जेस फ्री नहीं हो पाते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो इनके बीच में भैया ये गैप बहुत ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा गैप है? जनरली हम कहते हैं कि इनके बीच में जो ये गैप है, जो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी है, वो ऑलमोस्ट 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से ज्यादा होती है। और याद रखना 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, बहुत बड़ी एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है भाई। आई होप सबको एनर्जी डायग्राम समझ में आ रहा होगा। यस सर। डन। फिर वेरेज आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, सेमीकंडक्टर्स पे। तो भैया सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स दोनों के बीच वाला भाई है। तो भैया हमें डेफिनेटली पता है कि इनके बीच का जो गैप होगा कंडक्टर से ज्यादा होगा, लेकिन इंसुलेटर से क्या होगा? कम। इंसुलेटर से कम होगा। और इतना होगा कि मैं थोड़ी बहुत लाइट एनर्जी, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस से, या थोड़ी सी थर्मल एनर्जी, या थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी से इस गैप को ओवरकम कर सकता हूं। तो भैया ये गैप हमने देखा कि ये गैप ऑलमोस्ट कितना है, ये गैप हमारा 3 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से कम है। जनरली, बस जनरल वैल्यूज बता रहा हूं, जनरली ये वैल्यूज होती है 0.7 से लेके 1.17 तक, इतनी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट के बीच में ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू छोटी है, इतनी एनर्जी मैं प्रोवाइड कर सकता हूं थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड या थर्मल एनर्जी से। तो जब मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो चार्जेस वैलेंस बॉन्ड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देंगे। यस सर। और याद रखना सबसे कम जो ये एनर्जी गैप है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए है, इसलिए बेस्ट सेमीकंडक्टर्स वो दो हैं और हम उन दो के बारे में ही पढ़ते हैं सिर्फ। आई रिपीट, सबसे कम जो ये एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर्स का वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ही है। तो इसलिए हम ज्यादातर उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं और इसलिए ही वो बेस्ट सेमीकंडक्टर्स हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कुछ बिल्डिंग्स पे वो लगा होता है, सोलर पैनल्स लगे होते हैं, वो सब सिलिकॉन के होते हैं, जर्मेनियम के होते हैं, जो ब्लैक कलर की प्लेट्स होती हैं। डन सर। डन। लेकिन सेमीकंडक्टर्स एक टाइप का तो है नहीं, सेमीकंडक्टर्स अलग अलग टाइप का है। तो हमें अब सेमीकंडक्टर्स के लिए भी अलग अलग एनर्जी बैंड्स डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर का ये तो था जनरल, अब आ जाओ एक एक करके। सबसे पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। भाई मुझे पता है ये बोरिंग लग रहा होगा लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट समझने वाला खेल है और कुछ नहीं है। बाकी थ्योरी तो भैया आप सब लोग आराम से एग्जाम में चेप सकते हो, थ्योरी तो मतलब मैं खुद भी बना के कुछ भी लिख सकता हूं। भैया मैंने कहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, भैया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा? सबसे पहले मेरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे। लेकिन जब मेरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में होंगे तो मैं जब इनको कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, क्या रिलेशन है इधर? दोनों बराबर होंगे। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ड्रॉ किए हैं तो उतनी ही वैकेंसी किसमें क्रिएट हो जाएगी? उतनी वैलेंस ही बैंड। वैकेंसी वैलेंस बैंड में क्रिएट हो जाएगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ड्रॉ कर रहे हो याद रखना उतने ही होल्स नीचे ड्रॉ करने हैं। दूसरी बात, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया कि जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे होल्स मूवमेंट नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही मूवमेंट कर रहेंगे। तो इसलिए याद रखना कंडक्शन बैंड में क्या आप होल्स को ड्रॉ करोगे या सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करोगे, या दोनों ही ड्रॉ कर सकते हैं? सर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना कंडक्शन बैंड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे क्योंकि हमने एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराया है, होल्स तो थे ही नहीं पहले।
मैंने फ्री करके इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट किया है। तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे। होल्स एनर्जी गेन करके ट्रांजिशन नहीं करते। क्या ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड। तो ये बात हो गई इंट्रिंसिक की। सिमिलरली भैया मेरे को डायग्राम ड्रॉ करके दे दो एक्सट्रिंसिक का। एक बार खुद से ट्राई कर लो। ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर एक्सट्रिंसिक, पी टाइप एंड एन टाइप। एक्सट्रिंसिक के अंदर सबसे पहले एन टाइप। एन टाइप के अंदर मेरे को पता है मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स। तो अब की बार जो ये आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, बस भैया सीधा सीधा क्या करना है, कंडक्शन बैंड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो और वैलेंस बैंड में कम होल्स दिखा दो। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी होंगे ही होंगे। सिंपल सादा डायग्राम। उसके बाद आ गए हम पी टाइप पे। अब मेरे ख्याल से पी टाइप तो बहुत इजीली हो ही जाएगा ड्रॉ। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, पी टाइप में ना ज्यादा होल्स ड्रॉ कर देते हैं कंडक्शन बैंड में। मैं फिर से वही बोल रहा हूं, कंडक्शन बैंड में होल्स ड्रॉ नहीं होंगे। ट्रांजिशन होल्स ने नहीं किया था, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स ने किया है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद कम और होल्स की तादाद ज्यादा। डन सर। डन डन डन। भाई बाकी लोग भी कंप्लीट करो, कोई डाउट हो कोई समस्या हो तो पूछ लो। और मेरे को 1 मिनट दो, आई टेंशन। चलो करे कंटिन्यू। यस सर। चलो भैया आ जाओ। अब देखो किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस का ये बेसिक है, पीएन जंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको वर्किंग समझनी है, इसका मेन सारा कॉन्सेप्ट समझना है। पूरा सेमीकंडक्टर चैप्टर अब पीएन जंक्शन पे ही चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे फिल्टर सर्किट्स, रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव, जो भी है सबका बेसिक पीएन जंक्शन ही है। तो पीएन जंक्शन को ध्यान से समझ लो बस। आज के लिए इतना ही हो जाएगा आपका पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का मतलब क्या है यार, कि मैंने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है और इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। लेकिन इन दोनों को कंबाइन मैंने कैसे किया है? क्या मैंने पी टाइप और एन टाइप को फेविकॉल से चिपका दिया है तो ये पीएन जंक्शन बन जाएगा क्या? नहीं। पीएन जंक्शन का मतलब क्या होगा कि आप पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एटॉमिक लेवल पे कंबाइन करोगे। एटॉमिक लेवल पे कैसे कंबाइन होगा कि भैया मोल्टेन स्टेट में इन दोनों को कंबाइन किया इस तरीके से। लेकिन हमें इन पीएन जंक्शन को मतलब पी टाइप और एन टाइप को एटॉमिक लेवल पे कनेक्ट करना है। एटॉमिक लेवल का मतलब क्या है कि पी से चार्जेस एन पे आ सके और एन से चार्जेस पी के अंदर इंटरनली ट्रांसफर हो सके। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। पीएन जंक्शन हमारा एक सर्किट भी है, तो इसलिए हमारे पास इसका एक सिंबल है एंड दिस इज द सिंबल फॉर पीएन। भैया पी को हम ट्रायंगल से ड्रॉ कर देते हैं, एन को इस स्टिक से ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज द सिंबल फॉर अ पीएन जंक्शन। अब इसकी वर्किंग समझते हैं। भैया ध्यान देना, डायग्राम को थोड़ा सा जानबूझ के बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको चीजें अब थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। भैया ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक पूरा का पूरा पीएन जंक्शन। एक साइड होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक टाइप होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और बीच में कहीं ना कहीं होगा इन दोनों का जंक्शन पॉइंट। तो ये मैंने बीच में ड्रॉ कर दिया भैया, ये है इनकी जंक्शन वाली लाइन, जहां से ये पी टाइप और एन टाइप थोड़े से सेपरेटेड है। ये पी टाइप, ये एन टाइप। मेरे को रिकॉल कराओ, पी टाइप क्या था, एक्सेप्टर था या डोनर था? सर एक्सेप्टर। वेरी गुड। अगर ये एक्सेप्टर था तो मेरे को कैसे ड्रॉ करना है? नेगेटिव विद अ होल, नेगेटिव विद अ होल, नेगेटिव विद अ होल, नेगेटिव विद अ होल। इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना है। वेयर एज एन टाइप हमारा था डोनर। डोनर इंप्यूरिटीज, डोनर वाला था, तो इसलिए यहां पे ड्रॉ करूंगा पॉजिटिव विद एन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव विद एन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव विद एन इलेक्ट्रॉन। चलो भैया अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। यार अगर आप एक चीज देखो,
हमारे चार्जेस का कंसंट्रेशन डिफरेंस हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि रिएक्शंस वगैरह में केमिकल कंसंट्रेशन डिफरेंस, ऐसे इधर है यार। इधर नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा हैं, वेरएस इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं। तो हमारे पास चार्जेस का कंसंट्रेशन डिफरेंस है। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था, होल्स की टेंडेंसी क्या है। जैसे ही हमारा होल्स क्रिएट होता है, उसकी टेंडेंसी है कि वो वापस रिकंबाइन होके खत्म होना चाहता है, वो अपनी वैकेंसी फिल करना चाहता है। तो हमारा कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, जैसी होल क्रिएट वैसी इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। तो इधर भी यही होगा कि यार हमारे पास कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया, इधर होल ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की है। तो अभी क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके फटाफट इस वैकेंसी को फिल कर देगा। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे वैकेंसी को फिल कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैकेंसी को आके फिल कर देगा। जब इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे वैकेंसी को आके फिल कर दिया है, तो भैया ये दोनों कंबाइन होके डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे अब ये कुछ भी नहीं बचेगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो ये मैं इसको रब कर रहा हूं, समझ जाना कि भैया मैंने रब कर दिया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिकंबाइन हो गए और इन्होंने अपने आप को कैंसिल आउट कर लिया। जब इन्होंने अपने आप को कैंसिल आउट कर लिया, तो मुझे दिख रहा है कि राइट हैंड साइड मेरे पास सिर्फ क्या बच रहा है, सिर्फ पॉजिटिव आयंस बच रहे हैं। वेरस मेरे पास सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड क्या बच रहा है, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव आयन। आयंस बच रहे हैं। सॉरी, इसको ठीक कर देता हूं कि भैया पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बच रहे हैं। तो यार हमारे पास है ना एक ये लेयर क्रिएट हो जाएगी। भैया ध्यान देना, हमारे पास ये एक लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसमें सिर्फ पॉजिटिव आयंस एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आयंस एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो जो ये लेयर बनी है, इस लेयर को हम कहेंगे डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर जो फ्री चार्जेस थे वो डिप्लीट हो गए हैं। डिप्लीट मतलब शॉर्टेज हो गई है, खत्म हो गए हैं। भैया चेक कर लो, सबसे पहला पॉइंट डिप्लीशन लेयर समझ में आया? यस सर। Done. अब देखो डिप्लीशन लेयर में आप एक चीज थोड़ा सा लॉजिकल सोच के बताना, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है कि अगर मैं चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं चार्ज डेंसिटी या फिर ये कह लो डोपिंग, एक ही बात है, चार्ज डेंसिटी या डोपिंग, डोपिंग के अंदर भी हम चार्ज डेंसिटी इंक्रीज ही करते हैं। तो आप मेरे को बताओ इस डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, ये छोटी होगी या बड़ी होगी? सर छोटी हो जाएगी। क्यों? सर सोचो। कॉम्बिनेशन कम होगा। भाई देखो, कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, गलत कह रहे हो, लेकिन डिप्लीशन लेयर का आंसर आपने सही दिया। अब थोड़ा सा ये चीज ध्यान देना, डिप्लीशन लेयर इसलिए समझा रहा हूं। कुछ लोगों को डिप्लीशन लेयर क्या लगता है, कुछ लोगों को डिप्लीशन लेयर लगता है कि भैया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो एक लाइन बनेगी वो डिप्लीशन लेयर होती है। नहीं, डिप्लीशन लेयर बेसिकली एक डिस्टेंस है कि इलेक्ट्रॉन को कितना ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ा होल्स में फिल करने के लिए। आई रिपीट, डिप्लीशन लेयर का मतलब क्या होता है? डिप्लीशन लेयर का मतलब, ध्यान दे लेना, आगे बहुत कंफ्यूज करेगा ये, और अगर आगे किसी ने गलत बताया तो मार खा जाओगे। डिप्लीशन लेयर का मतलब होता है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा इस होल में कंबाइन होने के लिए। तो यार अगर मेरे पास चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो मतलब मेरे जो ये फ्री आयन से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है और जो होल्स हैं वो ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे। अगर वो ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे तो भैया इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा इस होल में कंबाइन करने के लिए। तो अगर मेरे पास चार्ज डेंसिटी कम है तो डिप्लीशन लेयर उस केस में बढ़ जाएगी। वेयर एज अगर मेरे पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो भैया चार्जेस पहले से ही बहुत ज्यादा पास हैं, ये सब चार्जेस पहले से बहुत ज्यादा पास हैं क्योंकि भीड़ है, क्राउड है। तो अगर क्राउड है तो इस इलेक्ट्रॉन को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा या ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? कम डिस्टेंस। कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इसलिए डिप्लीशन लेयर इसकी छोटी हो जाएगी। क्या भैया सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्चुअल में पूछता है, ऑन डोपिंग व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द डिप्लीशन लेयर, इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम, या कुछ इस तरीके से। तो याद रखना, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करते या डोपिंग करते हमारी डिप्लीशन लेयर छोटी हो जाती है। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर डिप्लीशन लेयर बड़ी होनी चाहिए क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो अब ज्यादा चार्जेस ट्रांसफर करेंगे। अरे भैया चार्जेस ट्रांसफर होने को डिप्लीशन लेयर नहीं कह रहे हैं हम, कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है उसको डिप्लीशन लेयर कह रहे हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब भैया इधर मेरे इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट शो किया। मूवमेंट कहां से कहां तक ट्रेवल किया इलेक्ट्रॉन ने, जरा ये बताओ। कह सर सकता हूं एन टू इलेक्ट्रॉन ने पी। एन टाइप से लेके पी टाइप तक फ्लो किया। अगर इलेक्ट्रॉन ने एन टाइप से पी टाइप में फ्लो किया, तो जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है करंट। तो इस चार्जेस की वजह से जो एक बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हुआ होगा, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ होगा? क्योंकि बहुत थोड़े ही इलेक्ट्रॉन ने मूव करके होल्स को फिल किया, उसके बाद तो डिप्लीशन लेयर बन गई थी। तो जो ये करंट प्रोड्यूस होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, इस करंट को हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट करंट। सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने गलत लिख दिया, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन, क्योंकि कंसंट्रेशन की वजह से चार्ज अपने आप फ्लो हुए थे, तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन करंट। तो ये डिफ्यूजन करंट बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा? बहुत छोटा। बहुत छोटा होगा। चेक करके बताओ कोई इसमें दिक्कत है? नो सर। पहले यहां तक पूरा नोट डाउन कर लो, अभी प्रोसेस और भी बहुत बाकी है। यहां तक पूरा नोट डाउन करो। डन सर। भाई बाकी सबका भी हो गया है? Yes, sir. चलो डन। अब यार एक चीज समझो, आपके पास इधर क्या हो गया था, अब मैं सिर्फ डिप्लीशन लेयर ड्रॉ करूंगा। अब आप डिप्लीशन लेयर की भावनाओं को समझो बस, बाकी पूरे उसको छोड़ दो, सिर्फ डिप्लीशन लेयर ड्रॉ करेंगे। भैया ये मैंने डिप्लीशन लेयर बना दी। डिप्लीशन लेयर में क्या था कि भैया जंक्शन पे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पे हो गए हमारे पास नेगेटिव इमोबाइल आयंस, और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। यार आप एक चीज देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक बैटरी की तरह एक्ट करेंगे, जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है और जहां पे सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है। यस सर। तो ये बैटरी क्या करती है? ये बैटरी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोक देगी। क्यों रोक देगी? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट का काम होता है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अब एन टाइप से जाने नहीं देगी। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पे जो होल्स है जो पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है, वो इस नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्ट होकर रखेगा। तो ये होल्स अब यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाएगा, रिकंबाइन नहीं कर पाएगा, तो हमारे होल्स सारे के सारे पी टाइप में ही रह जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या हुआ? जब मेरी डिप्लीशन लेयर बनी, तो डिप्लीशन लेयर में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए, तो वो एक छोटी सी बैटरी की तरह एक्ट करेंगे। छोटी सी बैटरी, ये छोटी सी बैटरी का वोल्टेज बहुत कम होता है, बहुत छोटी बैटरी होती है, लेकिन इस बैटरी की वजह से क्या हुआ कि चार्जेस ने अपना फ्लो करना रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि भैया पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखेगी, तो वो नेगेटिव को एन टाइप में ही रखेगी, वो एन टाइप से फ्लो नहीं होने देगी। और वेरस पी टाइप होल्स को वहीं का वहीं रखेंगे, वो होल्स को भी डिफ्यूज नहीं होने देंगे। तो यार हमें क्या पता चला कि जो ये डिफ्यूजन करंट है, ध्यान देना, जो ये डिफ्यूजन करंट है वो बहुत मोमेंटरली है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटरली? सर कुछ टाइम के लिए ही है। वेरी गुड, बहुत छोटे से टाइम, बहुत कुछ टाइम के लिए ही है। क्यों? क्योंकि जैसे चार्जेस फ्लो किया वैसे ही हमारे पास ये बैटरी बन गई, और जो ये बैटरी है जो बीच में बनी है, इस बैटरी को हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्यों? क्योंकि इसने भैया चार्जेस के लिए एक बैरिगेट खड़ा कर दिया, जैसे पुलिस बैरिगेट लगा देती है, इसने एक बैरिगेटिंग लगा दी कि भैया अब चार्जेस को हम इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होने देंगे। सो इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल बैरियर। लेकिन हमारे पास कुछ चार्जेस ऐसे भी होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जिनके पास एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है। तो अगर कुछ चार्जेस के पास एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है, तो ये फ्लो करते रहेंगे। लेकिन जो ये चार्जेस हैं जिनके पास एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है, वो हार्डली एक दो चार्जेस ही होंगे। तो मतलब बहुत कम चार्जेस ऐसे होंगे जो कंटिन्यूअसली डिफ्यूज करते रहेंगे। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। डन। क्योंकि यार देखो, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अलग अलग एनर्जी होती है। मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके पास एनर्जी इस बैटरी की एनर्जी से कम है, तो वो तो रुक गए, उनके पास एनर्जी नहीं थी कि वो बैरिगेटिंग क्रॉस कर पाए। लेकिन कुछ, हार्डली कुछ दो तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनके पास इतनी एनर्जी है, मतलब ये कह लो जिनके चाचा विधायक हैं, उन्होंने कहा भैया हमें ये बैरिगेटिंग नहीं रोक सकती पुलिस की, वो क्रॉस कर गए। तो ये जो क्रॉस कर गए हैं ये भी करंट बनाएंगे, लेकिन ये बहुत छोटा करंट बनाएंगे, और ये डिफ्यूजन करंट ही कहलाएगा, बहुत छोटा, माइक्रो एम्पियर से भी छोटा करंट होगा ये। भैया डन डन डन, यहां तक की बात भी समझ में आ गई है, तो रब करूं आगे की बातें? यस Yes, सर। sir. Yes, डन। sir. आ जाओ अब।
लेकिन यार हुआ क्या, अब इधर मैं इस चीज को समझाता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल, समझो इस चीज को क्या हो रहा है। यार अभी मैंने आपको बताया कि जो ये हमारे पास पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल की बैटरी है, ये बहुत छोटी बैटरी है। कितनी छोटी बैटरी है, मैंने बोला यार इसकी बैटरी का वोल्टेज बहुत ही छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 0.5 वोल्ट। अगर इस बैटरी का वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली 0.5 वोल्ट है और ये डिप्लीशन लेयर, छोटी डिप्लीशन लेयर है, तो इसकी विड्थ कुछ भी अज्यूम कर लो। जनरली इसकी जो विड्थ होती है वो माइक्रोमीटर्स में होती है, तो इसको मैं 10⁻⁻6 लिख देता हूं। वोल्टेज छोटा, डिप्लीशन लेयर भी बहुत छोटी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चेक करो वो कितनी आएगी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल? सर V इज इक्वल टू ED। और E इक्वल्स टू V बाई डी। तो भैया V की वैल्यू 0.5 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की वैल्यू 0.6, तो ये 5 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर आ रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड है या बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर बहुत बड़ी। यार याद रखो ये बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब ये बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं ना, तो उसकी वजह से एक नया प्रोसेस शुरू हो जाता है। नया प्रोसेस क्या शुरू होता है वो डिस्कस करेंगे, पहले यहां तक भी नोट डाउन कर लो कि इतनी डन हाई सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक नई चीज शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है वो चेक करेंगे। डन सर। डन। आ जाओ अपने पुराने डायग्राम्स पे, आपको ये समझाता हूँ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ था। इस वाले डायग्राम पे आ जाओ या इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। यार जब हमने बस पी टाइप और एन टाइप को कनेक्ट किया ना, तो हुआ क्या था, सिर्फ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ इसने मूव किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है, रेड एरो से, सिर्फ इस वाले इलेक्ट्रॉन ने डिफ्यूज होके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना दिए। लेकिन जब उन डिप्लीशन लेयर में बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई ना, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, हमारे ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और होल्स के पेयर बनना शुरू हो जाएंगे। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। पहले बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए थे, जब मैंने पी टाइप और एन टाइप को कनेक्ट किया था, याद रखना तब बॉन्ड्स ब्रेक नहीं हुए थे। तब तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था सिर्फ उसने मूवमेंट करके होल्स को फिल किया। लेकिन जब डिप्लीशन लेयर में हाई एनर्जी मिली, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, तो उसकी वजह से अब बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे। अगर बॉन्ड्स टूटना शुरू हो गए तो भैया चार्जेस मूव करेंगे। बॉन्ड ये मेरे पास एन टाइप है, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन यहां पे ज्यादा आएंगे, और ये पी टाइप है तो यहां पे होल्स आएंगे। तो अब इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर से मेरा चार्ज फ्लो करने लग जाएगा। तो चार्ज अभी भी सेम डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है, लेकिन इस चार्ज फ्लो करने का मेन रीजन क्या है? इस चार्ज को मेन फ्लो कराने वाला रीजन है ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स। तो इसको हम डिफ्यूजन करंट नहीं कहेंगे, इसको हम एक और करंट कहेंगे। और क्या कहेंगे इसको हम? ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। अब याद रखो जो ये बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं ये लार्ज नंबर में ब्रेक होंगे, तो मेरे पास लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन्स और वैकेंसी क्रिएट होगी। तो ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू भी क्या होगी? ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू भी लार्ज होगी, बड़ी होगी। क्या ये वाली बात भी समझ में आ गई है? यस सर। तो ये पूरा प्रोसेस है वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या क्या 4 पॉइंट्स है जो मैंने अभी बताए? पीछे रिकॉल करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अबाउट द डिप्लीशन लेयर, कि चार्ज को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है डिफ्यूज होने के लिए, खत्म होने के लिए, वो हमारा डिप्लीशन लेयर बनेगा। तो चार्ज डेंसिटी पे और डिप्लीशन लेयर का इनवर्स रिलेशन है। सेकंड पॉइंट, चार्ज ने ऑटोमेटिकली ट्रांसफर किया, उसने एक करंट बनाया होगा बहुत छोटा और बहुत कम टाइम के लिए, डिफ्यूजन करंट। उसके बाद जिन चार्जेस की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा थी वो तो मूव करते रहेंगे, लेकिन बाकी मूव नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे डिप्लीशन लेयर बनी, छोटी सी बैटरी बनी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत छोटी है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा आएगी। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज बनेंगे, फिर से करंट प्रोड्यूस होगा और वो करंट होगा हमारा ड्रिफ्ट करंट। डन सर। डन डन डन। तो देखो इसके आगे मैं नहीं लेके जा रहा हूं, इसके आगे हमारा टॉपिक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। लेकिन अगर मैंने